पुराने फॉलोवर्स से कई दिनों से ये लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। कहाँ से आप? इसके तो मज़े ही मज़े हैं भाई। ये वाली चीज़ अपना लुंगी जो है ना ऊपर फेंकते थे ना, तो वो एक आवरण की तरह काम दैविक शक्ति थी। ना ही किसी गोली से मरे, ना ही किसी तलवार से ये मरे। तो इन्होंने ही अंग्रेजों को बताया कि आप कैसे मुझे मारोगे। खड़ग निकाल करके, अपनी तलवार निकाल के गर्दन काटी। कहा जाता है कि वो सर इसी जगह पे आकर के गिरा हुआ था जिस जगह पे हम इस वक्त स्टेचू देख पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत आप सबों का झारखंड पैदल यात्रा के 183वें दिन में और रांची जिला से। जी बिल्कुल, मैं कल शाम को रांची आ गया था लोहरदगा को पार करते हुए, क्योंकि मेरी रूट ही ऐसी है कि मैं रांची के चानो होते हुए फिर खलारी होते हुए चंदवा मतलब वापस से लातेहार की ओर निकलूँ। तो ये आशीष कृषि केंद्र है मेरे बगल में, आप देख रहे हो। कल रात को मैं इनके यहाँ पे स्टेइंग किया था। आशीष जैसे मुलाकात तो नहीं हुई कभी, बट उनसे संपर्क हुआ बाई सोशल मीडिया, ठीक है। और उन्होंने मुझे यहाँ पे अपने घर पे रखा। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा यहाँ वीर बुद्धू भगत जी का, जो कि हमारे आज़ादी के क्रांतिकारी हुए, तो उनके समाधि स्थल पे जाऊँगा। एक्चुअली जन्म स्थल था वहाँ पे, तो वहाँ पे जाऊँगा और फिर आपके यहाँ से होते हुए मैं फिर आगे बढ़ जाऊँगा। चलिए फिर इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वैसे आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस जगह पे एक बड़ी ही भव्य मंदिर भी बन रही है, तो वो भी रास्ते में ही पड़ती है। मैं आपको चलो दिखाऊं। तो बस मैं निकल गया हूँ और कुछ भैया लोग मिले मुझे, अंजन धाम के ये लोग बता रहे थे, जो कि गुमला से हैं। और उन्होंने बोला आपका वीडियो देखा हो। कोल्हान में एक्चुअली मैं था, इंस्टाग्राम में भी छोटे छोटे वीडियो। हाँ, कोल्हान में था। तो पश्चिम सिंहभूम से जब मैं खूंटी की ओर प्रवेश कर रहा था, तो कुछ वीडियोज़ मैंने जो है जैसे हर रोज़ की लगभग होती है डे 1 डे 2 की मिनी ब्लॉग्स भी आते हैं, तो मिनी ब्लॉग्स भी डालता हूँ। ऐसी चीज़ें डालता हूँ जो शायद अपने ब्लॉग में कवर नहीं कर पाया। तो भैया लोग देखे हुए थे, वही चीज़ मुझे बता रहे थे कि आपके रास्ते में रोड किनारे कुछ आम बेचने वाले लोग मिले थे, तो उनके बारे में आप बड़ा दिखा रहे थे। तो पहचान लिया इन्होंने कि आपका वीडियो देखते हैं बोल के, अच्छा लगा। आप भी इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, बट इंस्टाग्राम में आपको बहुत छोटी सी ब्लॉग दिखती है जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं, बट मेनली आपको मिनी ब्लॉग से ज़्यादा इस मेजर ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। जैसे उसमें एक इंट्रोडक्शंस हो गया, तो इसमें पूरी कहानी हो गई। और दूसरी बात ये कि उसको मैंने इंस्टाग्राम को मैंने आपसे कांटेक्ट करने के लिए रखा है, ताकि कहीं भी जाऊँ मैं आपको बता पाऊँ और आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो चलिए, यूट्यूब की वीडियोस थोड़ी लेट ज़रूर आती होगी, ये भी वीडियो थोड़ी लेट से आई है, बट आपको ऑथेंटिक डेटा मिलेगा पूरे साल पूरे जीवन भर। वैसे मैं अभी कोको में हूँ, और कोको में माँ कोको बुढ़िया तोरण द्वार है। भैया लोग बता रहे हैं कि तीर्थ स्थल है ना, सरना धर्म स्थल होगा, सरना तीर्थ स्थल होगा। तो इसके अंदर भी अगर आप रघुनाथपुर आते हैं तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो ये मंदिर एक लैंडमार्क की तरह रघुनाथपुर में, जैसे कभी कहीं पर भी आए भाई वीर बुद्ध भगत जी के यहाँ पे जाना है, तो चानो के इसी रास्ते में जाना है, ये आपके लिए एक लैंडमार्क की तरह है। तालाब के किनारे भोलेनाथ जी का मंदिर बन रहा है श्रीनाथ ठाकुर जी के कर कमलों से। चलिए अब आगे हम चलते हैं वीर बुद्धू भगत जी के गांव। और बहुत सारे ऐसे प्राचीन कहानियाँ सुन रखा है मैंने, दंत कथाएँ सुन रखा है उनके बारे में, बिकॉज वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि उनको सिद्धियाँ प्राप्त थी, कह सकते हैं दैविक शक्ति। क्योंकि मैक्सिमम जितने भी मैंने अब तक एक्सप्लोर किए हैं, जतरा भगत जी, बाबा बिरसा मुंडा, पोटो हो जी, तो इन सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ज्ञान मिला और दैविक शक्ति प्राप्त थी। भगवान बिरसा मुंडा तो अपने आप को भगवान ही घोषित किए। तो इस रास्ते में रघुनाथपुर में एक और लैंडमार्क चर्च पीछे आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे कई सारे लैंडमार्क्स मिलते हैं, जो फर्स्ट टाइम आप आएँ तो ये चीज़ें जो है वो आपके लिए मददगार हो जाती है। और मिलिए मेरे पुराने फॉलोवर्स से, कई दिनों से ये लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। कहाँ से आप लोग? भंडरा। और आप? भंडरा से ही। मैं भंडरा तकरीबन आज से 2 महीने पहले आया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, रास्ते क्या प्राकृतिक है यार, उधर पहाड़ दिख रहे हैं, हरे हरे खेत दिख रहे हैं, और ये लिखा हुआ है सीलागाय 3 किलोमीटर इस रास्ते से। बट ये देख करके ख़राब लगा कि धान लगे नहीं हैं। इधर तो बारिश ही नहीं हुई यार। पलामू रेंज की ओर तो अच्छी बारिश हो रही थी, इवन लोहरदगा तक अच्छी बारिश हुई। हाँ, प्रभु जल्दी बारिश आए, किसानों को थोड़ा सा मदद मिल जाए। ये मुझे रास्तों में नज़ारे ऐसे दिखे ना कि मैं उसको स्कीप नहीं कर सकता ना। इसके तो मज़े ही मज़े हैं भाई, ये वाली चीज़। तो चलते चलते तकरीबन चान्हो से 4 किलोमीटर की दूरी पे मुझे ये वाली कोयल रिवर मिली। बरसात का भी वक्त है, बट फिर भी पानी नहीं है इस नदी में, बट ये कोयल रिवर है।
एक वक्त की बात मैं बताता हूँ, जब अंग्रेज़ों का टाइम था, ब्रिटिश काल था यहाँ पे, तो यही कोयल रिवर में नदी पूरा उफान में रहती थी। मैंने आपको बोला कि मैं आगे जाकर नदी जो है उस नदी से मैं आपको वीर बुद्धू भगत जी के बारे में बताना स्टार्ट कर दूँ। तो जब भी वो चढ़ाई करने के लिए आते थे अंग्रेज़ उनके गांव या फिर उनके वहाँ घर तक, तो ये जो नदी है ना, ये नदी उनके लिए मददगार साबित होती थी वीर बुद्धू भगत जी के लिए, क्योंकि नदी में उफान होते थे पानियों की और वो पार नहीं हो पाते थे अपने घोड़ों से अंग्रेज। तो ये नदी जो है ये कई मायने में बड़ी स्पेशल है। हमारे आज़ादी के क्रांतिकारियों ने भी इस नदी के पानी को पिया, इस नदी को नमन किया और इस नदी ने कई सारे क्रांतिकारियों को बचाया। इनके बारे में जैसे कि मैंने बताया कि देवी शक्ति मिली थी इनको, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इसी नदी से घटना जुड़ी हुई है। कभी भी वो नदी नहाने के लिए आते थे और मौसम चाहे मर्जी जो भी होता था ना, तो वो अगर नहाते वक्त भी अपनी जो गमछी या लुंगी कहते हैं जिसको, उस टाइम तो परिधान सांस्कृतिक परिधान था हमारे भारत में, अपने भारत के ही परिधान थी, कपड़े थे, तो वो क्या कि कभी भी अपना लुंगी जो है ना ऊपर फेंकते थे ना, तो वो एक आवरण की तरह काम करती थी। मतलब ऐसे चटाई की तरह ऊपर बिछ जाती थी और उससे जो बरसात है, बरसात उस और नहीं होती थी, उसके नीचे नहीं होती थी, उस लुंगी के नीचे साइड में होती थी। धूप के दिन में वो छाया करती थी, ठंड के दिनों में वो कंबल के भांति काम करती थी। तो ये थी उनकी महिमा, मतलब ये इतना दैविक शक्ति गुण मिला हुआ था। और ये एक्चुअली दंत कथा है, लोगों का ये मानना है, और ये बहुत पुराना नहीं है। और ऐसे कहा जाता है कि लोगों से लोगों तक ही बात फैलती है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसा है कि हमारे भारत में जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था संभाला स्टार्टिंग के 25 सालों तक, दे वर नॉट समथिंग लाइक कि इतना इन झारखंड के खूबसूरती के बारे में, झारखंड का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा उनके बारे में मैं बताऊं, तो ये चीज़ें हमें संज्ञान में होनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा, मैंने एक्चुअली पता किया यहाँ के लोगों से, यहाँ के आसपास के लोगों से कि क्या थी चीज़ें, तो उन्होंने ये बातें मुझे बताई कि ऐसा भी था कि जब वो नहा करके निकलते थे तो बरसात होती थी, तो बरसात रुक जाती थी उस पर्टिकुलर प्लेस में। तो फाइनली गाइज मैं सिलागाई पहुंच चुका हूं, जहां पे वीर बुद्धू भगत जी के दर्शन करने के लिए जो रास्ते जाते हैं वहां पे एक गेट बनाया गया है। मैं इस ब्लॉग में आपको थोड़ा सा कोल विद्रोह के बारे में भी जिक्र करूंगा, क्योंकि कोल विद्रोह के ये जनक माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं, और एक्चुअली है माने क्या जाते हैं, तो जिनके बारे में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री किताबों में नहीं सर्च की गई। गूगल में आपको कुछ ऐसे दस्तावेज मिल जाते हैं। तो इनकी स्टोरी के साथ कोल विद्रोह के बारे में भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ें जो है स्टार्ट की थी। अंग्रेज़ इसके बाद हरकत में आ गए थे और इनसे हार मान चुके थे। तो चलिए पहले उनके दर्शन की जाए और उसके बाद फिर हम कोल विद्रोह के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ बात करेंगे वीर बुद्धू भगत की जीवनी के बारे में थोड़ी बहुत। वैसे मैं लगभग पहुंच गया और बिल्कुल मेरे सामने है। मैं आपको बस बताते जाऊं, वीर बुद्धू भगत जी का जन्म 17 तारीख को हुआ था, 17 फरवरी को। तो उस केस में 17 फरवरी को यहाँ पे मेले का आयोजन की जाती है, और इन जगहों पे काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में। सरना धर्मस्थल के कई सारे लोग जो है शिरकत करते हैं यहाँ पे। और चूँकि कोल विद्रोह के वो जनक माने गए हैं, तो कोल विद्रोह में कोल किनको बोला जाता है, जो मुंडा है, उरांव है, हो है, भूमिज है, इनको। तो ये जितने भी ट्राइब्स मैंने आपको गिनाए, वो सारे ट्राइब्स अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को यहाँ पे रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो उस हिसाब से जो झंडे हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं, और ये एक प्रतीक है कि यहाँ जो है वो धर्मशालाएँ हैं कई, वो यहाँ पे उस परफॉर्मेंस के दौरान इन भवनों का यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इस रास्ते में, चूँकि मैं अभी चान्हो में हूँ, चान्हो से ये भंडरा की ओर जाता है, तो इस रास्ते में आपको ये नज़ारे देखने के लिए मिल जाते हैं। सड़कों के किनारे आपको वीर बुद्धू भगत जी की प्रतिमा जो है एक पार्क के रूप में डेवलप करके वहाँ पे दिखाई गई है। तो मैं आ चुका हूँ इस पवित्र स्थान पे, और ये मुख्य गेट है। यहाँ से होते हुए मैं आपको दिखाऊँ दो प्रतिमाएँ और कई सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊँ आपको। ये फाइनली उनकी स्टैचू है, जिनमें आपको इनके जन्म और इनके शहीद दिनांक जो है वो यहाँ पे नामांकित है। आप देख सकते हैं, जन्म 17 फरवरी और शहादत 13 फरवरी 1792 एंड 1832 में। ये उनका गांव था, और इनके 2 बेटे 2 बेटियां थी, मूलधर, गिरधर, रुनकी, झुनकी, ये दोनों चारों बच्चे थे इनके। तो 40 साल की एज में इन्होंने नेतृत्व किया 1831 और 32 में होने वाले कोल विद्रोह का। और एक और प्रतिमा है जिनमें आप देख सकते हैं कि घुड़सवार
आदमकद प्रतिमा यहाँ पे है जो वीर बुद्ध भगत जी का लगाया गया है। इस प्लेस में 17 फरवरी को मेला का आयोजन होता है और सम्मान में इनको याद किया जाता है उस मेले के रूप में, और इनके माल्यार्पण होते हैं उस वक्त। कई सारे युवा नेता हुए जिन्होंने इनकी प्रतिमा को और इन जगहों को सुरक्षा देने के लिए उन्होंने वैसे ही बिल्कुल आगे आए जैसे इन्होंने कोल विद्रोह को अंजाम दिया था। इस कोल विद्रोह का ही अंजाम था जिसके वजह से विलिंगकिंसन ने मुंडामान की व्यवस्था जो है वो चलने देने के लिए स्वीकृति दी। कोल विद्रोह जैसे कि मैंने आपको 4 ट्राइब्स बताया, क्योंकि अंग्रेज जो है इकोनॉमिकली पावर होने के लिए यहाँ के राजाओं से कर लेते थे, यहाँ के पूंजीपतियों से कर लेते थे, जिनको अंग्रेजों ने बसाया था कि आप दुकानें ये कीजिए वो कीजिए, और उनके दमनकारी उनके अत्याचारी व्यवहार को ये जो आदिवासी समाज है वो सहते थे। बट एक काल ऐसा भी आता है जीवन में जब वो जो लिमिट होती है ना, लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो लिमिट क्रॉस हुई। इसके पूर्व जो कोल विद्रोह हुआ उसके पूर्व कई सारे सिख, कई सारे हिंदू और कई सारे ऐसे दमनकारी राजाओं को भी मारा गया, दमनकारी लोगों को भी मारा गया, जमींदारों को भी मारा गया, बस इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि आदिवासियों की महिलाएं, आदिवासियों की ज़मीनें, आदिवासियों की जो भी प्रॉपर्टी है उसको हथियाने में उन लोगों ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ा। तो इन्होंने हथियार उठाना स्टार्ट किया। तो ये एक ऐसे दैविक व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी अत्याचार सहना बर्दाश्त नहीं किया, और इन्होंने हमेशा समाज को यही राय दिया कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। हम पहाड़ों को काट करके ज़मीनों को खेती लायक बनाते हैं, हम धान उपजाते हैं, और फिर हम किसी और को क्यों दें। तो इन्होंने कोल विद्रोह किया था। एक कहानी ये आती है कि 13 फरवरी के दिन कई सारे अंग्रेज जो है वो सिलागाई पहुंच जाते हैं और इनको पकड़ने के लिए आतुर रहते हैं, बट किसी कारणवश पकड़ाते नहीं हैं। तो 1000 रुपये की जो है इनके नाम की राशि रखी जाती है कि जो है ये जो भी देगा इसका पता, मैं उसको 1000 रुपये दूंगा। ये बोल करके कुछ लोगों ने इनको पकड़वाया। 17 फरवरी को इनको पकड़ करके मौत की घाट उतार दी जाती है। इसमें भी एक दंत कथा है जो मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ। ये वो है कि पकड़ने से पूर्व एक ऐसी योजना बनाई अंग्रेजों ने कि इनके दोनों बच्चों को पकड़ लिया जाए और इनको मार दिया जाए पहले, और वीर बुद्ध भगत को पकड़ा जाए। इनके पूरे परिवार को मार दिया गया। ये झूठ बोल करके इनको पकड़ा गया और इनको मारने की साजिश रची गई। बट चूँकि मैंने बताया दैविक शक्ति थी, ना ही किसी गोली से मरे, ना ही किसी तलवार से ये मरे। तो इन्होंने ही अंग्रेजों को बताया कि आप कैसे मुझे मारोगे, तो पहले आपको जय माँ सरना बोलना होगा एंड ऑल। दंत कथा ये भी मिलती है कि इनको पहले बोला गया कि आपके दोनों बेटे मूलधर गिरधर को मार दिया गया। तो इन्होंने आक्रोश में आकर के कि अब मैं किनके लिए करूं, और चूंकि अपना परिवार होता है, तो विरक्त में इन्होंने अपना खड़ग निकाल करके, अपनी तलवार निकाल के गर्दन काटी। कहा जाता है कि वो सर इसी जगह पे आकर के गिरा हुआ था जिस जगह पे हम इस वक्त स्टेचू देख पा रहे हैं। जिनके मृत्यु के पश्चात जब ये शहीद हुए, उनके बाद इनके बेटों को पकड़ करके मार दिया गया। पूरे परिवार को लगभग खत्म कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। हाँ, ये कहानी थी, बट इन कहानियों का कभी भी जिक्र मैंने किताबों में नहीं देखी। अब यहाँ से चला जाए। सालों भर यहाँ पे इनके जो भक्त थे, कोल विद्रोह के जो भी ट्राइब्स थे इनमें शामिल, उन सभी ट्राइब्स के लोग यहाँ पे नमन मस्तक करने के लिए आते हैं। जाहिर सी बात है, जिन्होंने आवाज़ उठाई भाई, जिन्होंने हम लोग के लिए किया है, उनके लिए तो थोड़ा सा वक्त बनता है। तो देश दुनिया के कई सारे लोग, काफ़ी देशों से लोग यहाँ पे 17 फरवरी के दिन जुटान होते हैं। अभी भी आज मैं जब आ रहा था तो कुछ लोग यहाँ पे आ रहे थे। और चलिए आगे मिलते हैं। हाँ, बस मैं चौक पहुँच चुका हूँ। चानो है ये, बिजूपाड़ा आगे पड़ेगा कुड़ू, इधर से जिधर से मैं आया कल रात को, मांडर 13 किलोमीटर। मैं मांडर से होते हुए नौच की ओर जाऊँगा, बुरमू, और ये यहाँ का लोकल मार्केट है चानो। आपका बहुत बड़ा फायदा है। वैसे मैं अभी जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ के लिए ये मेन गेट है, एंट्रेंस, अमर शहीद वीर बुद्ध भगत तोरण द्वार। तो चानो से मैं मांडर पहुँच गया हूँ, और ये वाले रास्ते रांची चली जाएगी, बट मुझे जाना इधर से। तो यहाँ से खिलाड़ी 36 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, जिसको कल जाना हो सके उधर। और आज बुड़मू आज नहीं, आज नियर बाई प्लेसेस में रहेंगे। बुड़मू तो 14 किलोमीटर हो जाएगा अभी, और आज का 1.5 घंटे का शेष है जर्नी। तो प्रॉब्लली समझिए कि आज 7 किलोमीटर की दूरी तक कर सकता हूँ मैं। ये ब्लॉग को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और
खुश रहिएगा। इसके साथ फिर मुलाकात होगी। देन कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।